हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड के आदि निवासी और इसके अलावा उत्तराखंड के जो प्रमुख अभिलेख हैं, ठीक है ना, प्रमुख अभिलेख, इनको देखेंगे। इससे संबंधित जो भी डिटेल्स हैं, जो भी डेटा है, उसे पूरा कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियोस को भी टॉपिक वाइज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक बार उनको देख लो, ठीक है ना। वहाँ पे प्लेलिस्ट को आप चेक कर लेना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तराखंड में जो उत्तराखंड के आदि निवासी हैं, यानी कि उत्तराखंड में जो सबसे पहले निवास करने वाले लोग थे, तो वो कौन रहे होंगे, क्या क्या उनके बारे में जानकारी है, वो यहाँ मिलेगा हमको, ठीक है ना। देखो, उत्तराखंड में निवास करने वाली जो प्रथम जाति थी, जिसको प्रथम जाति बोला भी जाता है, जो निवास करने वाले थे वो थे कोल। और इन कोल को मुंड या शबर भी बोला जाता है साहित्यिक ग्रंथों में, ठीक है। तो इसी लाइन से देखो, दो तरह के सवाल बनेंगे कि उत्तराखंड में निवास करने वाली प्रथम जाति कौन सी थी, तो तब तो आपका आंसर हो जाएगा कोल। यदि ऐसा सवाल आता है कि उत्तराखंड में निवास करने वाली प्रथम जाति कोल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन में हो सकता है मुंड या शबर मिल जाए, तो आपको इनको भी याद रखना है, ठीक है। या फिर सवाल घुमा के भी आ सकता है कि साहित्यिक ग्रंथों में उत्तराखंड में निवास करने वाली प्रथम जाति को क्या कहा गया है, तब याद रखिएगा मुंड या शबर कहा गया है, ठीक है। वहाँ पे ये नहीं आएगा कि कोल है, वहाँ पे मुंड या शबर आपको नाम दे दिया जाएगा और आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला जाएगा, मतलब कंफ्यूज करा दिया जाएगा, ठीक। कोल के बाद उत्तराखंड में निवास करने वाले कौन थे, किरात, ठीक है। एक जो फेमस राइटर हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन, तो इनके आधार पर जो उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति है वो किरात है, ठीक है। तो वो कोल को नहीं मानते, वो किरात को मानते हैं। याद रखना कि जॉर्ज ग्रियन के अनुसार प्राचीनतम कौन है, किरात है, लेकिन असल में है कौन सी प्रथम जाति, कोल है, ठीक है। स्कंद पुराण में किरात को भिल्ल बोला गया है, क्या बोला गया है, भिल्ल। और किरातों के नेता कौन थे, भगवान शिव। किरातों की भाषा कौन सी थी, मुंडा। किरातों के बाद कौन आते हैं, खस आते हैं, ठीक है। और खसों को शूद्र वर्ग में रखा गया, ठीक है, 1885 में। जो इनका मतलब हिस्ट्री का वो होता है ना, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन होता है, उसके अनुसार उनको शूद्र वर्ग में रखा गया 1885 में। लेकिन अब तक हमने जो यहाँ तक ये दो तीन स्टेटमेंट पढ़े हैं, इसको और ज़रा गहराई से समझो, मतलब इसमें क्वेश्चंस देखो कैसे कैसे बनेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चनिंग करेंगे तब चीज़ें और अच्छे से समझ में आती हैं, ठीक है। इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा किरात। स्कंद पुराण में भिल से किसको संबोधित किया गया है, तो किरात को किया गया है। किरातों के नेता कौन थे, भगवान शिव। या फिर ये सवाल आ सकता है कि भगवान शिव किन के नेता माने जाते हैं, किरातों के, ठीक है। मुंडा किन की भाषा थी, तो किरातों की भाषा थी। उत्तराखंड के आदि निवासी खस किसके बाद उत्तराखंड में निवास किए, तो किरातों के बाद, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला सवाल कि खसों को शूद्र वर्ग में कब रखा गया, 1885 में, ठीक है। खसों को किस वर्ग में रखा गया, शूद्र वर्ग में, इसको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। खसों से संबंधित कुछ प्रथाएं हैं, जैसे कि टिकवा प्रथा, झटेला प्रथा और देवदासी प्रथा। ये तीन प्रथाएं हैं। पहले तो सिंपल सवाल यहीं पे बन जाएगा कि टिकवा प्रथा का संबंध किस आदि निवासी जाति से है, तो खसों से। जटिला प्रथा का संबंध किससे है, खसों से। देवदासी का संबंध किससे है, खसों से। पहले तो आपको इसी को याद रखना पड़ेगा कि तीन प्रथाएं हैं, किससे संबंधित है, खसों से, ठीक है। अब इन तीनों में होता क्या है, देखो इसको भी समझो। टिकवा प्रथा, जब विधवा का अन्य पुरुष के साथ रहना शुरू हो जाए, ठीक है ना, मतलब किसी और के साथ रहना शुरू कर दे, शादी हो जाए उसकी, तो उसे टिकवा प्रथा कहा जाएगा। जटिला प्रथा किसको कहा जाएगा, जब पहले पति से उत्पन्न पुत्र हो, यानी कि उसी विडो का जिसने कि किसी और से शादी कर ली, लेकिन उसका जो पुत्र है वो पहले पति से हुआ हो, तो उसको जटिला प्रथा कहा जाएगा, ठीक है। और देवदासी प्रथा किसको कहा जाएगा, जब घर की बड़ी बेटी को मंदिर में दान दे दिया जाए, ठीक है, जो सबसे बड़ी बेटी है उसको मंदिर में दे दिया जाए, ठीक है, देवदासी उसको बना दिया जाए, तो उसको देवदासी प्रथा बोला जाता है, ठीक। तो बस इन चीज़ों को याद रखना है। देखो, वहाँ पे हो सकता है सीधे स्टेटमेंट आ जाए कि किस, बताइए किस, कौन, क्या, ऐसा करके आ जाएंगे, दो तीन चीज़ें स्टेटमेंट दी जाएंगे, उनको आपको मैच करना पड़ेगा कि सही मिलान कीजिए कि विधवा का अन्य पुरुष के साथ रहना कौन सी प्रथा है, तो टिकवा प्रथा। टिकवा प्रथा किस में हमको देखने को मिली थी, खस जनजाति के अंतर्गत, ठीक है। ऐसे करके आपको इसको याद रखना है। सेम यही, बड़ी बेटी को मंदिर में दान दे दिया जाने की प्रथा किस में देखने को मिलती है, खसों में, ठीक है। और ये कौन सी प्रथा होती है, देवदासी प्रथा होती है, ठीक। सेम ऐसी जटिला प्रथा पे भी सवाल बन जाएगा,
ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा हो। ठीक, आगे देखिए प्रमुख अभिलेख। अब जो उत्तराखंड के प्रमुख अभिलेख हैं वो क्या क्या है। ठीक, सबसे पहला है अशोक का कालसी अभिलेख। ये कब मिला था? देखो, अशोक का सबसे पहला है अशोक का कालसी अभिलेख। देखो ये 257 बीसी का अभिलेख है और इसकी खोज हुई थी 1860 में। ठीक है, इसकी जो खोज करता थे यानी कि किन्होंने अशोक का जो कालसी अभिलेख था उसको खोजा था, उनका नाम था जॉन फॉरेस्टर। ठीक है, उनके फॉरेस्टर भी बोला जाता है, फ्रॉस्टर भी बोला जाता है, तो आपको बस ये याद रखना कि जॉन नाम था, फॉरेस्टर हो, ये कहीं ना कहीं मतलब इतना उसमें कंफ्यूज नहीं करेगा वो आपको। फॉरेस्टर भी देखने को मिलता है, फ्रॉस्टर भी देखने को मिलता है, जॉन फॉरेस्टर। ठीक है, अशोक का जो ये कालस्य अभिलेख है उसकी लिपि व भाषा, लिपि मतलब किसमें वो लिखी गई है, भाषा मतलब कि कौन सी भाषा उसमें इस्तेमाल की गई है। तो लिपि लिखने की लिपि है जो वो है ब्रह्म लिपि, और भाषा क्या है, प्राकृतिक भाषा। ठीक है, जैसा हम हिंदी है ना, तो हिंदी हमारी भाषा है और इसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी, इसको याद रखिएगा। पंजाबी है, पंजाबी की भाषा क्या है, पंजाबी है। ठीक है, और उसकी लिपि क्या होगी, गुरुमुखी लिपि होगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, निवासी, जो ये निवासियों को देखो, अशोककालीन जो निवासी थे, ठीक है, उनको क्या कहा जाता था, उस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को पुलिंद कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा क्या लिखा है यहाँ पे, पुलिंद। ठीक, और उस क्षेत्र को कहा क्या जाता था जहाँ पे पुलिंद निवास करते थे, इसी कालसी अभिलेख में क्या डेटा मिला है, अपरांत, यानी कि जो पुलिंद जहाँ पे निवास करते थे उस क्षेत्र को अपरांत कहा जाता था। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने 3-4 पॉइंट देखे हैं और इन 3-4 पॉइंट से बहुत से सवाल बनेंगे। ठीक, बाकी कुछ मैं बता देता हूँ, बाकी तो आप भी खुद से अब बना लेंगे। ठीक है, देखो कालसी अभिलेख में अपरांत क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा गया है, पुलिंद कहा गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऐसा सवाल आएगा। ठीक है, अशोककालीन जो शिलालेख है उसकी लिपि और भाषा क्या थी, उसकी लिपि और भाषा थी ब्रह्म लिपि। ठीक है, और भाषा प्राकृतिक। ठीक, जो कालसी अभिलेख है उसकी खोज किसने की थी, जॉन फ्रॉस्टर ने। ठीक है, कब की थी, 1860 में। अशोककालीन जो कालसी अभिलेख है वो कब का है, 257 बीसी का। देखो ये 3-4 सवाल जो मैंने बोले बहुत सिंपल से सवाल हैं। ठीक है, अब इनको घुमा के कैसे पूछा जाएगा वो आप भी खुद से बना सकते हैं। ठीक है, कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट जरूर करना। ठीक, और हाँ, यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को। आगे देखिए, लाखा मंडल शिलालेख। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख था जो लाखा मंडल में मिला था। ठीक है, और राजकुमारी ईश्वरा का संबंध ना वैसे यदुवंश से था, इसलिए यादवों के राज्य की जानकारी इस शिलालेख में मिलती है। ठीक है, और इसी शिलालेख में ये भी पता चलता है कि यदुवंश का जो संस्थापक था उसका नाम था श्रीसेन वर्मन। ठीक है, और इनकी राजधानी थी सिंहपुर। ठीक, इसलिए याद रखना कि राजकुमारी ईश्वरा का संबंध किससे था, यदुवंश से था। ठीक है, और कहाँ पे इनका शिलालेख मिला था, लाखा मंडल में। ठीक है, लाखा मंडल शिलालेख। ठीक, सवाल क्या आएगा, सिंपल सा सवाल है कि लाखा मंडल से किसका शिलालेख मिला, राजकुमारी ईश्वरा का। या फिर ये सवाल आएगा कि राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख कहाँ से मिला, लाखा मंडल से। अगला सवाल, राजकुमारी ईश्वरा का संबंध किस वंश से था, यदुवंश से था। ठीक है, यदुवंश का संस्थापक कौन था, श्रीसेन वर्मन। ठीक, और यदुवंश की राजधानी कहाँ थी, सिंहपुर थी। ठीक है, 3-4 सवाल यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक, आगे देखिए त्रिशूल लेख। अब जो त्रिशूल लेख है ना, ये मिले गोपेश्वर व बाड़ाहाट से। ठीक है ना, गोपेश्वर में जो रुद्र शिव मंदिर है वहां पे एक्चुअली जो त्रिशूल लेख है ना, वहां पे 2 चीजों को वहां पे मतलब डिटेल में लिखा गया उन त्रिशूल लेखों पे। एक तो वहां पे नाम जो मिलता है, मतलब देखने को जो नाम है वो क्या क्या है, देखो वहां पे नागराज गणपति नाग का नाम अंकित मिलता है उस त्रिशूल लेख में, और अशोक चल का नाम वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये नाग वंश का नागराज गणपति नाग था। ठीक है, और अशोक चल नेपाल का राजा था जो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो ये त्रिशूल लेख है उसमें ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और उसके अलावा जो ये बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख मिला वहाँ पे शंख लिपि का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, बस यहाँ पे याद रखने वाले पॉइंट क्या है मैं क्वेश्चन में बता देता हूँ। देखो गोपेश्वर से जो त्रिशूल लेख मिला है उसमें किन किन का जिक्र देखने को मिलता है, तो याद रखना है नागराज गणपति राग और अशोक चल। ठीक, गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख है उसमें कौन सी लिपि का इस्तेमाल किया गया है, ब्रह्म लिपि का। ठीक, बाड़ाहाट से जो त्रिशूल लेख मिला उसमें कौन सी लिपि का इस्तेमाल किया गया है, शंख लिपि का। बस खत्म, और कोई इसमें सवाल ऐसे घुमा के नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखिए बागेश्वर। ठीक है, कत्यूरी राजा भूदेव का शिलालेख यहाँ से मिलता है।
इस शिलालेख से 8 कत्यूरी राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं इसमें, ठीक है। और जो कत्यूरियों का पहला राजा था वो भी इसी में जिक्र मिलता है, उसका नाम देखने को मिलता है बसंत देव, ठीक है, इसी में ही लिखा गया है ये भी, ठीक है। तो याद रखिएगा जो बागेश्वर से शिलालेख मिला था वो था किसका, वो था भूदेव का, ठीक है। शिलालेख के अकॉर्डिंग जो कत्यूरी वंश थे इनका जो प्रथम संस्थापक था या पहला राजा था वो कौन था, बसंत देव था, ठीक है, याद रखिएगा। और मिलता है लास्ट धारशिल शिलालेख, ठीक है ना। और ये धारशिल शिलालेख किसका था, अनंतपाल का था। अनंतपाल कौन था, पंवार वंश का राजा। यहाँ पे सिंपल सा सवाल आएगा कि धारशिल शिलालेख किसका है, अनंतपाल का है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भाई कोई चीज़ समझ ना आए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।